हम पाकिस्तान आए हुए थे, हमने हज किया। हज की वापसी थी हमारी 10th of June इन द मॉर्निंग। वाइफ के मामू के घर पे हमने थोड़ी सी चीज़ें ड्रॉप करनी थी। हम उनके घर के सामने अपनी गाड़ी रोकी तो इतनी देर में 2 चोर हमारे पास आए। उन्होंने बोला कि हमें सारी चीज़ें दे दें। हमने उनके साथ कोऑपरेट किया, हम उनको सारी चीज़ें जो हमारे सामने थी हमने दी। अभी हम दे ही रहे थे उनको चीज़ें, उन्होंने कुछ चीज़ें हमसे ली। मेरे बेटे अफान अहमद को 2 गोलियां लगी हैं, उसकी सर्जरी हुई है, अभी वो डेंजर से बाहर है लेकिन प्रोलॉन्ग पीरियड है। जो मेरी बेटी हैं उनके जारी जो मैंने देखा वो 3 से 4 निशान थे जख्म के और वो मौके पे ही शहीद हो गई थी। आज के इस एपिसोड में हम कंपैरिजन करते हैं चारों सूबों की जो पुलिस है। पुलिस का सिलेबस एक है, पूरे पाकिस्तान का पैसे लेने हैं इन्होंने। खैबर पख्तूनख्वा में एक बात मैंने देखी कि उनमें गैरत है पठानों में। वहाँ वो सब कुछ नहीं होता जो पंजाब में होता है। क्या असल में चौधरी असलम का जो फिल्म में किरदार दिखाया गया, जिस तरह से करप्शन और जिस तरह से अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, असल में ऐसा कुछ था? ASI भर्ती हुए और अब SP भी हो गए, 1 स्टेप प्रमोशन चल रही हैं। आप यूनिफॉर्म नहीं पहनते, आपको IG बुलाता है, आप यूनिफॉर्म नहीं पहनते, आपका वही कॉटन का कुर्ता है, हाथ में सिगरेट है, चेन है, ग्लाक पकड़ी हुई है, गन निकल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। तो लोग तो मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान रही की फिल्में क्यों पसंद करते हैं? आपको लगता है कि चौधरी असलम और रावन वारों ज़ाती मुफाद के लिए बंदे मारे हैं इन्होंने? चौधरी असलम जालिम ज़रूर था। चौधरी असलम जो है उसने चौधरी असलम है या रावन वार हैं, ये पॉलिटिकली इस्तेमाल हुए। जहां आप कहीं ना कहीं गलत काम कर रहे हो तो फिर आपने दूसरों के काम भी करने हैं जो आपको वाच कर रहे हैं। CCD की इस टाइम पर जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी क्या CM साहिबा की है या सुहेल जफर चट्टा साहब की है? जो चट्टा साहब हैं ये बड़े तगड़े पुलिस ऑफिसर हैं। कच्चे में इन्होंने बहुत फाइट किया, फिर रहीम यार खां में आके इन्होंने बहुत फाइट किया। क्रिमिनल कोई नहीं छोड़ा। ये जो खुली कचहरियाँ लगाई जाती हैं, ये टिकटॉक के लिए लगाई जाती हैं या असल में भी कुछ होता है? अवाम जो है हमारी, क्योंकि मौरूसी नफरत है, ये इस पुलिस वालों को बेइज्जत होता देख के बड़ी खुश होती है। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा बेइज्जत किया करते थे। इनके सामने पेश होने से पहले थर थर कांपते थे लोग। एक दफा उकाड़ा में नवाज शरीफ साहब ने दबका मारा तो हमारे एक SSP बेहोश हो गए और वो SSP साहब का नाम पड़ गया था बेहोश। में नाम नहीं लेता उनका। SSP का बेटा जो है दूसरे पुलिस वाले का गिरबान पकड़ रहा है, उसको मारने लगे। शर्म आती है खुद को पुलिस वाला कहते हुए। मुझे तो किसी ने नहीं कहा था कि जब तुमने जाना है तुम गर्दन में सरिया डाल के जाओगे, लेकिन जब मैं फील्ड में आया तो मैंने ये देखा कि गर्दन में सरिये के बगैर आप चल ही नहीं सकते। गर्दन में सरिया होगा तो लोग आपसे डरेंगे। आप किसी को थप्पड़ मारेंगे तो लोग डरेंगे। आप इतना तशद्दुद करेंगे तो लोग डरेंगे। लोग आपका नाम हलाकू खान रखेंगे। सर, आज की इस एपिसोड में हम कंपैरिजन करते हैं चारों सूबों की जो पुलिस है। हम स्टार्ट करते हैं पंजाब से, फिर सिंध, KPK और बलूचिस्तान। पुलिस क्या एक जैसी है या कोई फ़र्क है इनमें? अच्छा अली, बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका, ये बड़ा टेक्निकल सवाल है। वैसे तो मैं यही कह सकता हूँ कि पुलिस का सिलेबस एक है हर जगह। किस तरह से? पूरे पाकिस्तान का जी। मींस पैसे लेने हैं इन्होंने जी, और इसके बगैर ये चल नहीं सकती। इसलिए मैं सिलेबस कह रहा हूँ। एक जोक भी है बड़ा फजूल सा, वो यहाँ सुनाना नहीं बनता, लेकिन लोग समझ जाएंगे कि सिलेबस वाला कौन सा जोक है। अब आपने क्वेश्चन किया, लेकिन जो इलाके की ट्रेडिशन होती है ना, उससे पुलिस बड़ा फ़र्क पड़ता है जी। हमारी पोस्टिंग जहाँ जहाँ भी होती थी, उस इलाके की नब्ज़ को हम लोग समझते थे। एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बहुत अच्छा सियासतदान भी होता है, वो अच्छा प्लानर भी होता है, वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। जोड़ तोड़ उसे आते हैं, उसे जोड़ तोड़ आते हैं। अब आप देखें कि आप एक ऐसे इलाके में, मतलब सिटी की पोस्टिंग और है। लोग सिटी की पोस्टिंग से घबराते हैं, लेकिन मैं बड़ा एंजॉय करता था। सिटी में आपको लोगों से डील करना बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ आर्मी का बड़ा अफसर भी होता है, वहाँ ब्यूरोक्रेट भी होता है, वहाँ एक सनतकार भी होता है, वहाँ आम आदमी भी होता है, वहाँ ठेले वाला भी होता है। देहात की पॉलिसिंग बिल्कुल मुख्तलिफ है। देहात में क्या होता है? देहात में एक ही ज़िम्मेदार होता है और उसके सारे इर्द गिर्द जो हैं वही लोग होते हैं जिनको वो ज़िम्मेदार लेके चल रहा होता है। उसे मुआविन पुलिस कहते हैं जी, कि जी फलाना ज़िम्मेदार जो है वो मुआविन पुलिस है।
अब कुछ भी हो जाए इलाके में, वो सबसे पहले वो बंदा, वो जो गरीब लोग हैं या मुतवसत तबके के लोग हैं, वो थाने पे डायरेक्ट नहीं आते, ज़मींदार के पास जाएंगे। वो ज़िम्मेदार को ढूंढेंगे। वो काउंसलर है या जो भी है, नंबरदार है, बड़ा आदमी है जिसके पास लोग जाके बैठते हैं। शाम को एक पंचायत लगी होती है, उसने डेरा बनाया हुआ, जहाँ बड़ी कुर्सी पे वो बैठा होता है, कुछ लोग नीचे बैठे होते हैं, कुछ उससे जो बड़े हैं वो कुर्सियों पे बैठे होते हैं। वहाँ पॉलिसिंग और है। अब उस पॉलिसिंग में आपको थोड़ा इजी हो जाता है। एक तो देहाती इलाका शहर से दूर होता है, जहाँ आपके सीनियर अफसरान बैठे हैं वो भी दूर होता है, तो वहाँ लत्तर पोला भी हो जाता है, वहाँ बंदे बिठा भी लिए जाते हैं, वहाँ सब कुछ हो जाता है, और गैर कानूनी काम भी होते गैर हैं। कानूनी काम भी हो जाते हैं। लेकिन सिटी के थानों में आप नहीं कर सकते। बैलेफ आ जाएगा, कोई अफसर आके उसने चेक किया, क्योंकि अफसरान दूर दराज इलाकों में नहीं जाते, जो नज़दीकी अगर वो विज़िट भी करते हैं तो मसलन मैं आपको बता दूं कि इस्लामगढ़ एक रहीम यार खान का थाना है, वो रहीम यार खान से 60-70 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर है, तो डीपीओ वहाँ कभी भी नहीं जाएगा, कोई रेयर जाएगा। अगर जाएगा तो उसको एसएचओ को इतला मिल जाती है कि जी अफसरान आ रहे हैं, कहीं से गाड़ी गुजरेगी, कोई मोबाइल फ़ोन पे बता देगा या वैसे बता देगा। और शहरी थाने तो जब भी जाएं आप एंटर हो जाएं और वो पकड़े जाते हैं, तो इसलिए वहाँ की थोड़ा मुश्किल होता है। फिर पैसे वहाँ लेना खासा मुश्किल होता है। सिटी में अब तो खैर आसान हो गया है, अब तो लोग डरते नहीं हैं हमारे पुलिस वाले। देहाती इलाकों में पैसे लेना इसलिए आसान होता है पुलिस वाले का कि वही ज़िम्मेदार ही सब कुछ कर रहा होता है, उसी ने पैसे मुकमुका करना है, उसने अपना हिस्सा भी रखना है उसमें से, अगर कोई रखने वाला है। वैसे मोस्टली रखते हैं, कोई 20-30% वो रख लेते हैं, कोई तो 50% भी रख लेते हैं। लेकिन पैसे कम होते होंगे शहर की पैसे निस्बत। पैसे वहाँ ज़्यादा मिलते हैं अच्छा। देहाती इलाकों में। पैसे वो तो ज़मीनें बिकवा देते हैं बेचारे की, डरा के अपने जो काम करने वाले लोग हैं, वो फंस गया, 2-4 एकड़ ज़मीन है, उसकी ज़मीन भी बिकवा दी। और फिर लड़ाइयाँ झगड़े वहाँ मिनट में होते हैं। खाल पे लड़ाई हो गई, वैसे लड़ाई हो गई, गली से कोई गुजर गया, लड़ाई हो गई। तो ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं। अब आपका क्वेश्चन जिस पे हम आते हैं कि चारों सूबों की पॉलिसी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जी सिलेबस तो है, पैसे लेना है। अब पंजाब की नौकरी बहुत मुख्तलिफ है, सिंध की कुछ और है, वहाँ वडेरिज़म है, पंजाब में वडेरिज़म नहीं है। यहाँ अगर कोई 5 एकड़ का ज़िम्मेदार भी है तो वो तगड़ा है, जबकि आप सिंध में जाएं तो सैकड़ों एकड़ के मालिक हैं लोग। इसी तरह सादकाबाद की मैं बात करूं, रहीम यार खां की बात करूं, लोगों की 100-100 मरबे ज़मीन भी है। मेलसी में यही हाल है। ये जो पुराने इलाके हैं, ये आपके अपर पंजाब में ऐसा नहीं है। यहाँ 12 एकड़ का जो ज़िम्मेदार है वो बहुत बड़ा ज़िम्मेदार होता है। तो यहाँ लोग कुछ और सोचते हैं। फिर हर इलाके को देख लें आप। ये इलाका अगर आप ट्रैवल करते हैं, आप पिंडी से आ रहे हैं, सरगोदा का इलाका, कोट मोमिन का इलाका, मंडी बहाउद्दीन का इलाका, हाफजाबाद का इलाका, ट्राइब्स हैं, झगड़ालू लोग हैं, यानी उन छोटी छोटी बात पे कत्ल करना, इश्तिहारी हो जाना, ये इस साइड पे होता है। गुजरात है, शेखोपुरा है, यहाँ बहुत ज़्यादा है। पंजाब की पुलिस ताकतवर है या ये जो जमींदार बासर लोग हैं ये ताकतवर हैं? देखें, पुलिस हर जगह ताकतवर है अगर उसकी बैक पे कोई हो। पुलिस वाला कभी ताकतवर नहीं होता अगर उसकी बैक पे कुछ ना हो। उसकी बैक पे अफसर है तो वो फिर अवाम के लिए तगड़ा है, अच्छा अफसर है जो सपोर्ट करता है और सही काम करता है। इसी तरह या फिर कुछ सियासतदान है बैक पे बहुत बड़ा, जो साहब इख्तिदार है, जो इख्तिदार में है वो तगड़ा है, तो फिर वो अपनी मर्ज़ी करेगा, फिर वो अफसरान की भी नहीं मानता। एक दफ़ा हमारे एक SHO साहब थे, रहीम यार खां में शैदानी लगे हुए थे, तो उन्हें एक SP ने, SSP DPO जिसे कहा जाता है, कहा कि तुमने पर्चा देना है। उसे उस वक्त के MPA साहब ने कहा, मिनिस्टर भी थे, उन्होंने कहा पर्चा नहीं देना, तो उसने पर्चा नहीं दिया। और वो SP उसका कुछ नहीं कर सका, उसकी ट्रांसफ़र नहीं कर सका। तो यहाँ तक भी है ना कि जो लोग उस लेवल पे ताल्लुकात रखते हैं तो वो कहाँ नहीं मानते। अच्छा, सिंध की नौकरी बहुत मुख्तलिफ है। सिंध में जो है वो कोई बहुत ज़्यादा लिहाज शर्म नहीं है एक दूसरे का। यहाँ जो आप डिसिप्लिन की बात करें तो पंजाब में डिसिप्लिन बहुत है, सिंध में डिसिप्लिन नहीं है। मुझे याद है एक दफ़ा इसी तरह सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस इकट्ठे थे, हम अक्सर रेड भी किया करते थे, तो एक SHO जो थे वो बाड़ों के थे मेरे ख्याल में, उनके DPO भी आए हुए थे, रैंकर थे DPO। वो उठे और उन्होंने उससे कहा, सर दिखाएं, आप अपनी घड़ी तो दिखाएं, बड़ी नई घड़ी ली हुई है। पंजाब पुलिस में इस तरह से हो पंजाब सकता है? पुलिस में तो गर्दन तोड़ दे हमारा जो DPO है
किसी एसएचओ क्या डीएसपी की जरूरत नहीं होगी कि वो अपने डीपीओ को कहे सर घड़ी दिखाएं या मोबाइल फ़ोन दिखा दें। इसी तरह बलूचिस्तान में मैंने सर्व नहीं किया, लेकिन वहाँ भी डिसिप्लिन है, कुछ बेटर है। सिंध में डिसिप्लिन नहीं है, वडेरिज्म बहुत ज़्यादा है। और खैबर पख्तूनख्वा में एक बात मैंने देखी कि उनमें गैरत है पठानों में। वहाँ वो सब कुछ नहीं होता जो पंजाब में होता है। किस तरह से? अब देख मिसाल लेना, देकर बताएं। लोगों के घरों में घुसना, औरतें उठा लेना, ये सारी चीज़ें, वेगवा बंदा उठा लेना, वहाँ तो नहीं करने देते खैबर पख्तूनख्वा में। वहाँ आप किसी के घर में घुसेंगे, बल्कि अभी जो एक सियासी जमात के साथ चल रहा है या होता रहा है, उसमें आप देखें कि पंजाब में सब कुछ हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में ये तो नहीं हुआ ना। कम से कम उनके घरों में जाके औरतों को किसी ने उठाया। वो यहाँ तो औरतों को बड़े बड़े लोग जो MP MNA थे, उनकी ख़वातीन उठा ली गई, वकला ख़वातीन उठा ली गई, वो सब कुछ किया, उनका कुछ नहीं हुआ। और सिंध के अंदर पुलिस ताकतवर है? सिंध में पुलिस ताकतवर है, वडेरा उसके पीछे है, तो वो ताकतवर है। अभी एक मशहूर केस हुआ था जिसमें वो एक बच्ची है जिसके बाप को, चचा को और दादा को मार दिया गया था, तो उसमें क्या हुआ है? उमेर रुबाब केस। उमेर रुबाब केस, कुछ भी नहीं हुआ, वो खामोशी है। और पुलिस ने खुद उन मुलजमान को बेगुनाह कर दिया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट से कहीं जाके हुआ कि जी इनको गुनाहगार किया जाए। अच्छा, लेकिन सिंध पुलिस के अंदर फेवरेटिज्म है ना, मासी के अंदर चौधरी असलम, राव अनवार, IG से सिंध ज्यादा पुलिस का ताकतवर थे। आप कंपैरिजन कराची पुलिस से नहीं कर सकते। कराची पुलिस का अलहदा, सब कुछ ही अलहदा है। जहाँ MQM आई या हैदराबाद से आप नहीं कर सकते। मैं उस सिंध की बात कर रहा हूँ जो रूरल एरिया है सिंध का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कराची में तो आप देखें कि जो MQM है, उनकी मर्जी से उनके इलाकों में SHO लगते थे और वही सब कुछ करते थे और बहुत ताकतवर रहे हैं, तो किसी की नहीं सुनते थे। अल्ताफ़ भाई के अलावा तो वो किसी की नहीं सुनी जाती थी। तो अब वहाँ वो बिल्कुल आप उसको अलहदा रखें। जैसे इस्लामाबाद की पुलिस है, इस्लामाबाद की पुलिस को हम पंजाब से कंपैरिजन तो नहीं कर सकते। इस्लामाबाद पुलिस पहले कहा जाता था बहुत अच्छी होती थी, लेकिन अब भी उसका हाल वैसे पंजाब जैसा है। उसके कारनामे जो नज़र आते हैं, सब कुछ नज़र आता है, वो भी पंजाब पुलिस है। पंजाब पुलिस हमेशा से बदनाम रही है और उसकी वजह ये है कि इस पे बहुत ज़्यादा असर होता है सियासतदानों का, बहुत ज़्यादा असर होता है यहाँ के लोगों का, अफसरान का। बदनाम किस सेंस में? करप्ट हैं, जालिम हैं? नहीं, जालिम अपने मजालिम की वजह से ज़्यादा बदनाम है। सख्त गिर तसव्वुर होते हैं। पुलिस मुकाबले भी ज्यादा पंजाब में होते पंजाब हैं। में हुए हैं, आप देखें सिंध में कोई एक आध हुआ हो, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होते, बलूचिस्तान में नहीं, क्योंकि वो तो इन्हें मार देंगे। वो जो मारेगा गलत, वो तो नहीं करते इस तरह। वहाँ तो डाकू नहीं छोड़ते इनको, जो हैं सिंध में पुलिस वालों को। वैसे पंजाब में होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ सब भी हाथ जुगाए। बार मैंने एक देखा, एक हमारे जो रमदे साहब हैं, जस्टिस रमदे, सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं जी, उनका मैं देख रहा था एक ब्लॉग। उसमें उन्होंने कहा जी कि आपके पंजाब में कहीं किसी ने कोई बड़ा लीडर पैदा किया है, कोई ऐसा जंगजू पैदा किया है? पंजाब वालों ने कौन कौन सी जंगें लड़ी हैं, वो कहाँ कहाँ लड़ने गए हैं? ये उनका था। रमदे साहब के मैं अल्फाज कोट कर रहा हूँ आपको। तो पंजाब में हम लोग, चाहे वो जनूबी पंजाब है, चाहे वो पंजाब है, हम लोग तो हाथ जोड़ने वाले लोग हैं। जनूबी पंजाब में तो वैसे हाथ जोड़ के सलाम कर रहे होते हैं, वही सिंध कल्चर है। और उन्हें भी रगड़ी जाए, जितना कोई रगड़ेगा वो उतने सर झुकाई जाएंगे। और यहाँ भी यही हाल है कि जितना कोई रगड़ी जाए। अपर पंजाब में सिवाय कुछ इलाके हैं जहाँ रजिस्ट करते हैं लोग, शेखुपुरा में किया जाता है, गाली बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन वहाँ तो, हमारे यहाँ जनूबी पंजाब में तो गालियाँ दिए जाओ, जो मर्ज़ी किए जाओ। जो अफसर जितना सख्त होगा वो उतना पैसे कमाएगा और उतना नाम कमाएगा। अच्छा, पंजाब के अंदर जो पुलिस वाले हैं, कौन कौन से ऐसे क्राइम्स हैं जिसके अंदर मुलविस पाए जाते हैं? देखिए, यहाँ हर किस्म के जराइम होते हैं। आजकल फ्रॉड बहुत होता है, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, ओट बिरादरी कर रही है। पुलिस वाले जो साथ मिले हों? पुलिस वाले तो हर जगह मिल जाते हैं ना भाई। पुलिस वाले तो जहाँ जिसको पता है, आंखें उनकी बंद होती हैं, उस जगह पे बंद होती हैं जहाँ उन्हें पैसे आ रहे हैं। जब उन्हें पैसे आ रहे हैं तो क्या ज़रूरत है किसी को पकड़वाने की? जुर्म वो नज़र आता है जो इस टाइप का कत्ल हो गया, वो नज़र आएगा, डकैती होगी नज़र आएगा, चोरी होगी नज़र आएगा। अब एक बंदा जो खानेवाल में बैठा हुआ है या भावलपुर में बैठ के वो इस्लामाबाद या पेशावर के बंदे के साथ फ्रॉड कर रहा है, तो उसे कौन पकड़ेगा? NCCI के पास तो ना इतनी टीम है, ना उनके पास इतने वसाइल हैं, ना उनके पास गाड़ियाँ हैं।
ना नफरी है। अब इस्लामाबाद में बैठा हुआ बंदा अगर रहीम यार खां से किसी को पकड़ना हो तो कैसे पकड़ेगा? पुलिस को ये अख्तियारात देने चाहिए मेरे ख्याल में, जो NCCI के पास अख्तियार हैं। पर मसला वही है कि इन पे चेक कौन लगाएगा? जब तक इन महकमों पे चेक एंड बैलेंस नहीं होगा और जब तक इनको सज़ाएं नहीं मिलेंगी, मैं हमेशा दो चीज़ें कहता हूँ। पुलिस वालों के को फिर कहीं ना कहीं सज़ाएं मिल जाती हैं, जुडिशरी को सज़ा नहीं मिलती। एक जज जो एक बंदे को सज़ा दे देता है उम्र कैद की, हाई कोर्ट वो बरी कर देती है, तो उस जज को क्या सज़ा मिलती है? ये कभी क्वेश्चन किया आपने किसी से? नहीं, वो कहते हैं जी नहीं जी वो तो बस ठीक है। और भाई क्यों ठीक है? उनका अपना फैसला है, हाई कोर्ट का अपना भाई फैसला है। उनका अपना फैसला क्यों होगा? या वो गैर कानूनी है या वो गैर कानूनी है। किसी एक को तो गैर कानूनी मान लेना। अब का वही कानून, वही गवाह, वही सारे मौजूद हैं, एंड में पता चलता है जी बंदा सजा मौत हो गया। हाई कोर्ट उम्र कैद में तब्दील कर देती है, सुप्रीम कोर्ट उसे बरी कर देती है। वजह कोई हमें भी तो पता चले ना। फिर बंदा किसने मारा? आपने और मैंने तो नहीं मारा ना। अगर एक ही मारने वाला है, एक ही मरने वाला है, वो आपने बरी कर दिया, तो फिर किसने मारा? वो जी टेक्निकल बुनियादें हैं जी। अब टेक्निकल बुनियादें कहाँ देखी जाती हैं, मुझे बताएं ना जी। तो ये यहाँ बस यही है। अच्छा, फिर सिंध में अगवा बर तावान है। जैसे आपको मालूम है कुछ अर्सा पहले कच्चा में अगवा बर तावान शुरू हो गया था, अभी अल्लाह अल्लाह करके ख़त्म हुआ। वो भी हाथ पैर जोड़े गए डाकुओं के आगे, डाकुओं को फैसिलिटेट किया गया, उनको खाने खिलाए गए, उनको उनके घर में वापस भेज दिया गया। ऐसे डाकू जिन्होंने हमारे पुलिस के जवान शहीद किए, वो भी अपने घरों में बैठे हुए हैं। माफ़ी मिल गई सबको। माफ़ी मिल गई। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है कि जी अगर इन्हें हम जेल में भेजेंगे या मारेंगे तो इनके जो पीछे बैठे हुए हैं वो फिर मारेंगे हमें। ये कोई लॉजिक नहीं है। फिर तो अबव द लॉ है ना जी वो। इसी तरह छोटू बड़ा मशहूर था, गुलाम रसूल उर्फ छोटू, बिल्कुल। उसने भी सरेंडर किया था बेचारे ने, उसे सज़ा मौत हो गई। इन सब को माफ़ कर दिया गया। तो तरजीहात मुख्तलिफ हो गई। दूसरी सबसे बड़ी बात है, मैं उनकी बात मानता हूँ, कच्चे के लिए कुछ इन्होंने किया। अब सारी बातें चल रही हैं तो हमारा कच्चा जो है उसकी बात भी कर लेते हैं। कच्चे में स्कूल नहीं है, कच्चे में हॉस्पिटल नहीं है, कच्चे वालों को कौन बताएगा कलमा क्या है, कच्चे वालों को कौन बताएगा कुरान पाक कैसे पढ़ना है, सही कैसे पढ़ना है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अच्छा, वैसे कच्चे में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे कोई ना कोई जुर्म के अंदर पाए जाते हैं? नहीं, सारे नहीं हैं, सारे नहीं हैं। अब मतलब ये tribes नहीं हैं। कह सकते कि सारे के नहीं, सारे नहीं, नहीं, डकैत हैं, चोर सारा हैं। कच्चा नहीं है। कुछ बेचारे सर झुका के रहते हैं। लेकिन होता कुछ यूं है कि जब एक बिरादरी है, मसलन कोश हैं, किसी कोश को कोई और नहीं छेड़ेगा, और अपनी बिरादरी का बंदा कम से कम उसके साथ जुर्म नहीं करता। चाचड़ हैं, उनके साथ कोई नहीं करेगा, क्यों? वो ये इकट्ठे हो जाते हैं। फिर इनकी ट्राइब्स की जंग शुरू हो जाती है, एक दूसरे के मारना शुरू कर देते हैं। वो फिर एंड में पता चलता है कि जी 10 उधर से मर गया, 15 उधर से मर गया। फिर इनकी जब सुलह होती है, अब सुलह चल रही है, तो फिर उनके रेट मुकर्रर होते हैं। जो बड़ा आदमी मारा गया, मसलन कोई ज़िम्मेदार था, उसके पैसे 2 करोड़ होंगे। जो माठा था उसके 1 करोड़ होंगे। जो बिल्कुल गरीब था उसके 50 लाख होंगे। अच्छा, अगर कबायली इलाकों की बात करें, वहाँ पर जो सरदारी निज़ाम है, क्या सरदार जो है वो एक पुलिस वाले से ज़्यादा ताकतवर है? इसमें कोई शक नहीं होगा। नहीं, बात वही है कि सरदार इसलिए ताकतवर है कि उसके पीछे हुकूमत होती है। वो एक पुलिस वाले का तबादला चुटकी में करा देता है। हमने पिछले साल देखा ना, एक केस आया गैरत के नाम पर, कैमरों के सामने कत्ल किया गया। नहीं, वही हुआ ना। उसके बाद क्या हुआ? सुलह होगी। मुदई कौन बना होगा? उसकी माँ। उसका माँ। अब माँ मुदई बनी है, माँ अपने दूसरे बेटे को तो नहीं वो कर सकती ना। अभी कुछ दिन पहले भावनगर में कत्ल हुआ है, वकील साहब आकूका हैं, नज़ार आकूका नाम है। अपने बेटे ने, सगे बेटे ने उनको मारा है। और आप हैरान हो गए कि पूरी कलाशनकोफ की ब्रस्ट उसने पूरी मैगजीन खाली की है। इतनी नफरत। इतनी नफरत। 22 गोलियां अगर उसमें थी तो 44 निशान उनके एंट्री और एग्जिट वूंड है। पूरा ब्रस्ट खाली किया उसने, टांगों में और पेट पे। वजह क्या थी? वजह कोई नहीं, गालियां देते थे वाले सब, रोकते थे, बस हो गया काम। इकट्ठे आए हैं, दूध लेके इकट्ठे आए हैं। बहुत बड़ा वकील था वो भावनगर का। अब उसकी माँ मुदैया है। अब वो तो उसने कहना है कि जी मेरा बेटा ना कहीं चला जाए, 2 बेटे हैं, तो फिर क्या होगा? तो ये इसी तरह ये सिलसिले हैं जो चल रहे हैं जी।
अच्छा, रिसेंटली धुरंधर 2 आई, आपने भी वो मूवी देखी, मैंने भी देखी, हमारे देखने वालों ने भी देखी है। उसके अंदर जो चौधरी असलम का किरदार दिखाया गया, आपने चौधरी असलम के साथ जो है टाइम स्पेंड किया है, आपकी उनसे काफ़ी बातचीत मुलाकातें रही हैं। क्या असल में चौधरी असलम का जो फ़िल्म में किरदार दिखाया गया, जिस तरह से करप्शन और जिस तरह से अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, असल में ऐसा कुछ था? जो कहानियाँ इधर भी आती हैं। अली बिल्कुल फजूल कहानी मैंने वो देखी है, बिल्कुल झूठ है, करेक्टर असैसिनेशन है चौधरी असलम की। और बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारा ना मीडिया ना हमारी फिल्म इंडस्ट्री कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी उन चीज़ों का जवाब दे सके। वो खर्चा करते हैं और उनकी वीडियोस हम बड़े शौक से देख रहे हैं। आपने सिनेमा हाउसेस में बंद कर दी, नेटफ्लिक्स पे मौजूद हैं, प्राइम में पड़ी हुई हैं, जहाँ मर्जी आप हर देख जगह। लीजिए, हर जगह मिल जाती हैं। चौधरी असलम की जो मिसेज़ हैं उन्होंने एक बयान भी दिया और उन्होंने कहा कि जी मेरा हस्बैंड तो ऐसा कभी भी नहीं था। चौधरी असलम जालिम ज़रूर था, चौधरी असलम जो है उसने क्रिमिनल्स को उसने सही रगड़ा है। फिर जाली पुलिस मुकाबले उनकी बेगम जो है, जाली पुलिस उन्होंने मुझे मुकाबले- कहा कि 1000 से ज़्यादा होंगे। में भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि जो मारता है हमें तो नहीं बताता, लेकिन उनके मुकाबले होंगे, 1000 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो देखे ना 1000 तो हमारे भी सीसीटीवी वालों ने मार दिए, इतने मार दिए ना। ज़्यादा उनका जो था वो वही लोग थे। अब वहाँ आपको पता है MQM एक अलहदा धड़ा है, पीपल्स पार्टी एक अलहदा धड़ा है। पुलिस वाले कभी MQM की तरफ होते हैं, कभी पीपल्स पार्टी की तरफ होते हैं। आप हुकूमत उठा के दें, इसके अलावा तीसरी हुकूमत तो नहीं आई ना। माशाल्लाह के दौर में थोड़ा सा परवेज़ मुशर्रफ के दौर में शायद वो आ गए थे कुछ लोग जो थे उनकी तरफ से। इससे पहले क्या था? पीपल्स पार्टी है, फिर पीपल्स पार्टी है, फिर पीपल्स पार्टी है, MQM है, हर बार इक़्तिदार में होती है। एक उनका दौर आया था जिसमें वो बाबर थे, हमारे वज़ीर दाखिला जनरल बाबर, जी जी। उन्होंने बड़ा कंट्रोल किया। फिर वो बोरीबंद लाशें भी मिलना जब बंद हो ऑपरेशन गई, हुए। ऑपरेशन हुए। ये मैं धुरंधर में देख रहा था, वो उसके सर से फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉलें खेली गई बिल्कुल। उन, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन उन पुलिस वालों के साथ क्या हुआ जिन्होंने वो सब कुछ किया? उन्हें तो किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया। बाद में जब MQM दोबारा आई, वो चुन चुन के मारे गए सारे। तो धुरंधर में तो एमी चौधरी असलम का करैक्टर ये नहीं है, वो क्राइम जुर्म के ख़िलाफ़ था। लेकिन आप ये देखें कि जहाँ आप जुर्म की दुनिया में जाते हैं तो आप गंद से लिथड़ जाते हैं। वहाँ आप में फ़िरौनियत भी आती है, वहाँ आप ख़ुद पे प्राउड भी फील कर रहे होते हैं। जहाँ आप यानी ASI भर्ती हुए और अब SP भी हो गए, 1 स्टेप प्रमोशन चल रही हैं, आप यूनिफॉर्म नहीं पहनते, आपको IG बुलाता है, आप यूनिफॉर्म नहीं पहनते, आपका वही कॉटन का कुर्ता है, हाथ में सिगरेट है, ग्लॉक चेन पकड़ी हुई है। ग्लाक पकड़ी हुई है, गन निकल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। तो लोग तो मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान रही की फिल्में क्यों पसंद करते हैं? अब इस फिल्म में भी देख रहा था कि एक मैगजीन के साथ दोनों लड़ी जा रहे हैं। को मेरे ख्याल 2000 गोली दोनों ने चलाई है। एंड में जो उसका सीन है ना एंड में, जिसमें वो हमारे एक मेजर साहब हाँ, मेजर इकबाल। इकबाल जो बने हुए हैं, वो और इसकी वो जंग हो रही होती है, कभी वो जंजीर पकड़ रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, गोलियां, एक ही मैगजीन, एक ही गन। वो इन्होंने भी उल्लू बनाया हुआ है सबको। वो हम कहते थे सुल्तान रही एक गन के साथ, वो G3 के साथ फायरिंग, G3 के साथ तो ब्रस्ट नहीं लगता ना। तो हमारी उन फिल्मों में G3 के साथ एक चलती थी, कलाशनें तो बाद में आई या ट्रेन गन दिखाई जाती थी, उसमें भी गोलियां चलते चलते एक ही मैगजीन। यार कलाशन की मैगजीन में 28 गोलियां बड़ी मुश्किल से आती हैं, G3 में भी इतनी गोलियां आ जाती हैं, 20 गोलियां आती हैं मेरे ख्याल में। चौधरी असलम से आपकी मुलाकात है, बाय नेचर कैसे थे? चौधरी असलम बड़ा अच्छा आदमी था। वो हमसे जूनियर थे जी, कराची में, क्योंकि मेरे बड़े दोस्त हैं, पुलिस अफसरान हैं जो मेरे बैचमेट्स हैं, आसिफ रज़ाक है, फ़खर उस्मानी हैं, इसी तरह बहुत से हैं, अकरम अबड़ो मरहूम, इनके भी दोस्त थे जी। इसने एक अपनी जो CIA एक टीम बनाई थी और वो टीम इसका काम करती लियारी थी। टास्क फोर्स। वो जो टास्क फोर्स थी वो लियारी टास्क फोर्स, फिर लियारी का इनको दिया गया। मुझे तो कहीं से यार वो नहीं लगा कि वो बंदा यारों का यार था, अपनी लाइफ एंजॉय करता था, लेकिन क्राइम से, उसे जुर्म से नफ़रत थी, जुर्म से हर बंदे को नफ़रत है। वो शायद बिका नहीं। बाकी ये कि जी पैसे उसने कितने लिए, करप्शन कर ली, ये तो फिर ये ज़िमनी चीज़ें हैं, मैं इसको नहीं कह सकता जी। यार जब ये मेरी पोस्टिंग थी कोर्ट सब्जल में, हम कलाशनकोफ नहीं होती थी 92 में, उस वक्त भी सेमी ऑटोमेटिक होती थी गन। G3 94 में आई है पुलिस के पास। कलाशनकोफ हम लोग सुई से लिया करते थे, वहाँ दरे से मंगवाया करते थे हम। गोलियां हम सुई से मंगवाया करते थे, पूरी पूरी पेटियां हम मंगवाया करते थे, 8-8 10-10 पेटियां।
फिर हम रेड पे जाया करते थे। डाकुओं के पास क्लाशनकोफ है, हमारे पास अगर हम सेमी ऑटोमेटिक जिसमें 5 राउंड पड़ते हैं तो हमने क्या करना है, मर के आना है ना। फिर रॉकेट लॉन्चर लिए गए, जो कहते हैं नहीं लिए गए मुझे पता है, लॉन्चर्स रॉकेट ये सारे हम पैसों से लेते थे। तो फिर हम मुलजिम हो गए जी, वो क्या करें मुझे बताएं। अच्छा, अब ये चौधरी असलम है या राव अनवार हैं, ये पॉलिटिकली इस्तेमाल हुए मुखालफिन पर? ये कहा तो जाता है जी इस्तेमाल हुए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। रॉनवार के बारे में भी कहा जाता है कि वो इस्तेमाल हुए, चौधरी असलम साहब भी इस्तेमाल हुए होंगे। कहीं ना कहीं तो कुछ इस्तेमाल हो जाता है ना, अपनी ख़ुद को भी बचाना पड़ता है ना ये सब कुछ करते हुए। जहाँ आप कहीं ना कहीं गलत काम कर रहे हो तो फिर आपने दूसरों के काम भी करने हैं जो आपको वाच कर रहे हैं। आपको लगता है कि चौधरी असलम हो, राव अनवार हो, ज़ाती मफाद के लिए बंदे मारे हैं इन्होंने? मुझे नहीं लगता इस तरह ज़ाती मफाद के लिए किसी को उठा के कोई पैसे लेने के चक्कर में मारा हो या कुछ किया हो। हाँ, जो क्रिमिनल नहीं था, कोई माठा क्रिमिनल था, कोई पार्टी में था, हुआ होगा। अब 1000 बंदा है तो मैं तो उसकी गारंटी नहीं दे सकता कि जी कितने बंदे उसमें से सही थे कितने गलत थे। बाज़-औक़ात हो जाता है इसी तरह, आपको पता नहीं चलता, हो जाता है। यहाँ पंजाब में भी हो रहा है। तो इसको ये कहना कि जी उसने बड़ा जुल्म किया और उसको जिस तरह उसने फिल्म में दिखाया है कि जी वो फलां के साथ वज़ीर आज़म के साथ घूम रहे हैं, फलां के साथ घूम रहे हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं है यहाँ, इतना कुछ नहीं होता और ना ही कोई इतना मुंह लगाता है। हाँ, इन्हें आशीर्वाद होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक सियासी पार्टी की आशीर्वाद ना हो, जब तक बरसरे इक़्तिदार लोग आपके पीछे ना हों, कोई ऐसे काम नहीं कर सकता। अगर आप मिसाल उसकी देते हैं तो फिर यहाँ आप सीसीडी की मिसाल लें। अगर सीएम साहबा सीसीडी के पीछे ना हो तो सीसीडी तो एक दिन नहीं चल सकती। अच्छा, सीसीडी की इस टाइम पर जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी क्या सीएम साहिबा की है या सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब की है? देखें, पॉलिसी तो सीएम साहबा की है ना, उन्होंने कानून पास कराया, उन्होंने सब कुछ कराया। उन्होंने एक पुलिस डिपार्टमेंट से एक और डिपार्टमेंट बना दिया, सीआईए ख़त्म कर दी, जो बाकी थी वो ख़त्म करके उन्होंने ये बना दिया। पूरे पंजाब से ये सीआईए ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन उन्हें ब्रीफ तो किसी ने किया होगा ना। वो हो सकता है जो मास्टर प्लान है, जो मास्टर प्लान है, जो सबका आईजी हैं, उन्होंने ब्रीफ किया होगा। उन्होंने इनको लेके गए होंगे क्योंकि ये जो चट्टा साहब हैं ये बड़े तगड़े पुलिस ऑफिसर हैं। इनका बैकग्राउंड क्या है? आपने इनके साथ काम भी किया हुआ है? जी, आप मैंने जानते हैं? नहीं, काम मैंने इनके सर्व नहीं किया अंडर, लेकिन मैं भावलपुर था, ये रेमियार खान डीपीओ थे। सारी राब्ता अच्छा था आपका? राब्ता बहुत अच्छा था मेरा, अब भी उनसे बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, बड़ा रिगार्ड करते हैं मेरा वो। ये एक पुलिस ऑफिसर के बेटे हैं, इनके वालिद सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर थे। राजनपुर की नौकरी थी, बहुत अच्छी थी। कच्चे में इन्होंने बहुत फ़ाइट किया, फिर रहीमियार खां में आके इन्होंने बहुत फ़ाइट किया, क्रिमिनल कोई नहीं छोड़ा। और बहुत से पुलिस मुकाबले हैं उसमें जो इन्होंने किए, ज़ाहिर है इनकी टीम ने किए, ख़ुद तो ये नहीं करते, लेकिन वहाँ इनके नाम से डरते बड़े थे लोग और आज भी याद करते हैं। पॉलिसी इनकी बहुत अच्छी होती थी, सबको लेके चलते थे, एसएचओज़ पे एतमाद करते थे, एसएचओज़ इनके हमेशा इनके लिए जान देने को तैयार होते थे। तो इनकी वही पॉलिसी आज सीसीडी में चल रही है। इनकी जो टीम है ये वही टीम है जो सीआईए की टीम थी। इनमें से बहुत लोग बदनाम ज़माना लोग भी हैं, जो बदनाम ज़माना पुलिस अफसरान हैं, जिनके बारे में था कि वो बहुत ज़्यादा करप्ट हैं, लेकिन उनको इन्होंने नथ डाली हुई है इस वक्त तक करप्शन, क्योंकि सामने शिकायत नहीं आई, क्योंकि जिसने करप्शन की ये उनके साथ हशर बहुत बुरा करते हैं। पुलिस वाले को छोड़ते नहीं। पुलिस वाले को भी इन्होंने छितर मरवाए। ये पहली दफ़ा मिसाल है, एक इंस्पेक्टर जिसने करप्शन की। आपको याद होगा एक केस था जिसमें उसने बाकायदा अगवा करके फिर पैसे वैसे लिए, वो सिनेमा कहीं सिनेमा हाउस के पास जाके, तो उसको लितर भी पड़े, वो जेल में है और इन्हें बात भूलती नहीं है। ये बंदे का एहसान भी याद करते हैं, ये बंदे को कोई और बात है वो भी उसको याद करते हैं, रखते हैं जी। और बाकी अब ज़ाहिर है हुकूमत में आप देखें ना, इस वक्त जो हमारी सारी टीम लगी हुई है वो मुस्लिम लीग नून की टीम है। इससे पहले जो थी टीम वो पीटीआई की टीम थी, उससे पहले नून की थी, या काफ लीग में जो हैं वो आज भी परवेज़ इलाही साहब के लोग मौजूद हैं। आप देखें ना, परवेज़ इलाही साहब के जो करीबी अजीज़ थे वो मलिक अशरफ मरहूम, जो शहीद हुए थे गुजरांवाला में, ही वॉज डीपीओ गुजरांवाला। जो मौजूदा आपके वज़ीर दाखिला है नकवी साहब, उनके ससुर हैं वो, और उनकी शादी यहाँ हुई है।
तो ये सारे इनकी ब्यूरोक्रेसी, पीएसपी अफसरान, ये सारे एक ही हैं। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता कि आज के जो पुलिस अफसरान हैं, डीपीओ वगैरह, वो कुछ ज़्यादा ही सोशल मीडिया और टिकटॉक पर आ गए हैं? मतलब कि अगर वो कहीं पर कोई खुली कचहरी भी लगाते हैं तो वो टिकटॉक के लिए लगाते हैं। अच्छा अली, ये टिकटॉक जो है ये पहले इतनी नहीं थी, उस्मान अनवर साहब के दौर में ज़्यादा हुई। कुछ पुलिस के जो है खूबसूरत चेहरे, जिसमें लड़कियां भी थीं, जिसमें पुलिस सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, इसी तरह लड़के, उन्होंने टिकटॉक बनानी शुरू की और उन्हें काफ़ी रिस्पांस भी मिला यूनिफॉर्म की वजह से। तो क्योंकि हमारे जो साबका आईजी साहब थे, उन्हें खुद भी टिकटॉक बनवाने का बड़ा शौक़ था और उन्होंने कभी नहीं रोका किसी को, लड़के लड़कियां, उनके अफसरान, और उसमें उनकी जो एएसपी थी शहर बानो और नकवी, और उसके बाद डॉक्टर अनूश, ये सारे अब भी टिकटॉक पे नज़र आ रहे हैं। पर उसमें हमारा साहबा वो भी आ गई, एक और भी एसपी थी जो यहाँ एसपी रही हैं, वो खुशाब डीपीओ हैं। तो उन सबकी वीडियोस अब तो आ रही हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक काम किया शायद, कि जो कांस्टेबल थे बेचारे और सब इंस्पेक्टर, उनको रोक दिया गया कि यूनिफॉर्म में नहीं बनानी। और इस पे जो फैसल कामरान साहब हैं हमारे डीएजी ऑपरेशंस, उन्होंने भी शायद मना किया। उन्होंने काफ़ी तो कांस्टेबल्स तो रुक गया, लेकिन क्योंकि वो उनके बस में नहीं है, बाकी जो अनूज साहब हैं या शहर बानो हैं तो, या बाकी लोग हैं, तो वो तो बना ही जा रहे हैं। अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन उनकी काफ़ी, आपको पता है, वीडियोस वायरल भी हुई थी। तो ये जो सोशल मीडिया, टिकटॉक और ये सारी चीज़ें, तो इन्होंने पुलिस को ख़राब किया। ये जो खुली कचहरियाँ लगाई जाती हैं, ये टिकटॉक के लिए लगाई जाती हैं, इमेज बेहतर करने के लिए लगाई जाती हैं, या असल में भी कुछ होता है? क्योंकि हम देखते हैं कुछ डीपीओ हैं, वो कह देते हैं ये एसएचओ फारिग है, इसको निकाल दो नौकरी से, इसे जेल भेज दो। अवाम के लिए कुछ होता है उसमें, या व्यूज़ लेने के लिए सब होता है? नहीं, मैं आपको इसकी ना असल हकीकत बताता हूँ। जहाँ तक खुली कचहरियों का ताल्लुक है, खुली कचहरियाँ पहले भी होती थी, रेयर होती थी। जो बड़े बड़े अफसरान हैं कभी कभी आया करते थे, और उसमें जो एसएचओज़ हैं वो ये क्या करते थे कि अपनी पसंद के बंदे बिठा देने उन्होंने, 50, 100, 200 बंदे जो सिर्फ तारीफ़ ही करते थे, कोई या एक आध बंदा बिठा देना जिसने माड़ी सी शिकायत कर दी, और फिर वो जो अफसर हैं उन्होंने चाय वाय पीनी, खाना खाना, तो चले जाना। अब जब से ये दौर आया सोशल मीडिया का, तो इसको करने के लिए कि जी काम बहुत हो रहा है, और आपको पता है जी कि सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है ना, हर हुकूमत जो है वो काम कर रही है, और हमें नज़र आ रहा है सड़कें भी बन रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, दौरे हो रहे हैं, ये सारा कुछ आप देख रहे हैं। इसी तरह पुलिस में भी ये शुरू हुआ, और फिर इसके साथ साथ जो आपके असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं ख़वातीन, वो भी इस फील्ड में आ गई। एक डीसी साहब थे, आपको याद होगा, मुजफ्फरगढ़ के, उन्होंने भी पूरा जो था उस वक्त सैलाब, वो उसमें उन्होंने वीडियोज़ ही बनाई, और उसमें बड़ी खुशी का इजहार किया गया जब हुकूमती लेवल पे आपकी इस काविश को सराहा जाए और आपको कहा शाबाश दी जाए, और आपका काम शाबाश देने का जो यही हो उसका पैमाना कि आपने कितने टिकटॉक बनाए, और टिकटॉक में कितने लोगों को आपने पानी पिलाया, कितने लोगों को खाना खिलाया। तो फिर जो काम करने वाले हैं वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। तो फिर देखा देखी सब ने ये काम शुरू किया कि जब हमारे अरबाब इख्तियार यही कुछ कर रहे हैं, हमारे सीनियर यही कुछ कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। तो फिर आप देखें ना, बहुत सी वीडियोस बन रही हैं जहाँ एक कोई बाबा बैठा हुआ है और पुलिस का एहलकार जाके उसकी मदद कर रहा है। अब देखें ना, कैमरा हर जगह मौजूद तो नहीं होता, वो तो बनाई जा रही है, प्लांटेड होती है, प्लांटेड है वो। तो वही सब कुछ चलता रहा। जहाँ तक आपने खुली कचहरी की बात की, अब खुली कचहरी में बेइज्जत कर देना, असल में जितने भी मैंने जज साहबान देखे हाई कोर्ट के, जब वो पुलिस वालों को बेइज्जत किया करते थे अदालत में, तो अवाम बड़ी खुश होती है। अवाम जो है हमारी, क्योंकि मौरूसी नफ़रत है, ये इस पुलिस वालों को बेइज्जत होता देख के बड़ी खुश होती है। तो अब यही वतीरा पकड़ लिया हमारे अफसरान ने, जो सीएसपी हैं, नूरी हैं, वो कहते हैं कि हम पुलिस वाले नहीं हैं। आप उनसे कभी बात करें तो वो कहते हैं ये जो पुलिस वाले हैं ये बुरे हैं। वो ख़ुद को तो पुलिस वाला समझते ही नहीं है। अब उन्होंने खुली कचहरी में एक एसएचओ को खड़ा किया और उसको बेइज्जत कर दिया, वहाँ सस्पेंड किया। आप देखें तालियां बजती हैं, अगर गौर करेंगे ना आप किसी दिन, तो वहाँ तालियां बजती हैं, फिर नारे बजते हैं, फलाना साहब जिंदाबाद। महीउद्दीन साहब एक बड़ा नाम है, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, वो अच्छे काम करते हैं, लेकिन उन्होंने भी स्टार्ट लिया, फिर शायद उन्हें भी रोक दिया गया इस काम से, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं बहुत बढ़ना शुरू हो गए थे। और वो फिर जब लोग आते हैं तो बाज़ औक़ात तो ये होता है ना कि हमारे आईजी साहब
जहाँ जाते थे तो शायद जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ कोई नहीं जाता था, लोग आईजी साहब की तरफ जाते थे। तो फिर इन्हें भी ये पसंद नहीं है ना कि हमसे आगे कोई क्रॉस कर जाए, व्यूज़ किसी के ज़्यादा ना आ व्यूज़ जाए। किसी के ज़्यादा हैं। तो इसी तरह आपका खुली कचहरी हैं वो हो रही हैं, शायद उन्हें हिदायत दी गई हैं या अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, मैं इन्हें गलत समझता हूँ। और खुली कचहरी में कोई काम नहीं होता, होता वही है कि खुली कचहरी में जो दरख्वास्त आप मार्क करते हैं वो होते 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 उसी अल्लाह दिते कांस्टेबल के पास, ASI के पास पहुँचती है, जो मोहम्मद बख्श कांस्टेबल को दे के उसी बंदे को बुलवा रहा होता है। आप सदर पाकिस्तान को दरख्वास्त दे दें, होते 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 उसी के पास थाने आनी है जहाँ में पहले आई उसी थी। बंदे जिसने बेइज्जत किया बाज़ उसी के पास से आ जाती है। तो यार ये कौन सा तरीका है? इस तरह तो आप अपनी फोर्स को ख़राब कर रहे हैं। किसी की बेइज्जती करनी है, आप उसे बुला के यार अलहदा कर लें ना, उसके साथ जो करना है कर लें। आप बुला लें अर्दल रूम में, उसे बुला के बेइज्जती करें, अकेला बुला लें। आप DSP को बेइज्जत कर देना, या अच्छा ये वतीरा भी हमारे जो बरसर इक़्तिदार हैं उन्होंने डाला था। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया करते थे। नवाज शरीफ साहब कम करते थे, शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा करते थे। इनके सामने पेश होने से पहले थर थर कांपते थे लोग। अवाम खुश भी तो होती है। अवाम खुश होती है। एक दफ़ा उकाड़ा में नवाज शरीफ साहब ने दबका मारा तो हमारे एक SSP बेहोश हो गया, और वो SSP साहब का नाम पड़ गया था बेहोश। में नाम नहीं लेता उनका, जो मेरा विलाग सुन रहे हैं वो खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि उनका नाम बेहोश पड़ गया था कि फ़लाना फ़लाना बेहोश। दबके से नवाज शरीफ के वो डर गए और बेहोश हो गए। इसी तरह आप अब अर्दल रूम भी दिखाया जाता है, OR भी दिखा रहे हैं। हमारे कुछ अफसरान जो हैं वो शुरू हो गया है कि जल्दी चल, सामने आप, पुलिस वाला खड़ा हुआ है, मुंह पे उस पर यतीमी बरस रही है, डरा हुआ है, सामने साहब बैठे हुए हैं, वो कागज़ देख रहे हैं, फिर वो सवाल करते हैं, फिर जवाब होता है, फिर उसके बाद वहीं सज़ा होती है। हमारे जो DIG साहब ऑपरेशन है उन्होंने तो बाकायदा उस पर रवां तबसरा भी वो होता है, बाकी की शायद नहीं आता, उनकी तो पीछे म्यूज़िक बज रहा होता है कोई, और बाकायदा एक चैनल है जो लगाता ही ये जो वीडियोस लगाता है। उसमें एक बात जो उन्होंने बड़ी मज़े की वैसे मैं देख रहा था कि अभी कोई कांस्टेबल पेश हुआ तो उसने कहा जी मेरी बीवी मर गई थी, मैं इसलिए गैर हाजिर हुआ। बीवी ने मैसेज कर बीवी दिया। ने मैसेज कर दिया कि जी मैं तो नहीं मरी, मैं जिंदा हूँ। तो उसने बड़े मज़े का जवाब दिया कांस्टेबल ने। उसने कहा सर क्योंकि वो मुझसे डर भाग गई है तो मेरे लिए तो मर गई है। तो उसका कांस्टेबल का ये जवाब है क्योंकि सर मेरी ज़िंदगी से वो चली गई तो मेरे लिए तो मर गई। तो वैसे भी वो छुट्टी लेने के लिए नानी मारना, कई दफ़ा लोग नानियाँ मारते हैं, कोई दादियाँ मारते हैं, कोई नाना मारते हैं, ये चलता रहता है। लेकिन सोशल मीडिया ने ये काम ख़राब कर दिया कि आप जो प्रोग्राम देख रहे होते हैं वो फ़ोन कर देते हैं कि जी हम मरे नहीं, हम जिंदा हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये गलत है। ये एक अफसर और एक महतात के दरमियान जो गुफ्तगू है वो इस तरह वायरल नहीं होनी चाहिए। उसे अपने हद तक महदूद रखें, आप जो मर्ज़ी करें। और बाज़ की आप ये देख लें कि इतने डरे हुए लोग हैं कि जब ये सज़ा देते हैं अनाउंस नहीं करते, अदालतें अनाउंस नहीं करती। आपको पता है सज़ाए मौत अनाउंस नहीं की जाती। अच्छा, जब बंदा जो मुलजिम है, कत्ल करने वाला, वो खड़ा होता है, जज उसको ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें सज़ाए मौत देता हूँ। अच्छा, अदालत में होता किस तरह से है? अभी ये रिसेंटली सना यूसुफ के जो कातिल है उसको सज़ाए मौत सुना दी गई, तो अंदर अदालत के कमरे में होता क्या है? कुछ नहीं, वो पेश होगा, जज साहब कहेंगे ठीक है मैं फ़ैसला देता हूँ, कोर्ट के पीछे चले जाएंगे, बाकी सब लोग चले जाएंगे और उसके बाद वहीं से वो बता दिया जाएगा उसे कि सज़ा मौत हो गई है। यहाँ लाहौर में और पूरे पंजाब में अब यही है कि जज साहब फैसला करेंगे, सुन लेंगे दोनों तरफ की बहस, मुलज़मों की भी, मुद्दई की भी। सुनने के बाद फ़ैसला महफूज हो जाएगा। उसके बाद दोपहर 4 बजे जब अदालतें ख़त्म होने लगती हैं उस वक्त पता चलता है जी बेल रिजेक्ट हो गई है और मुलज़िम अपने घर बैठा होता है, और अगले दिन उसे मौका फराहम किया जाता है कि वो हाई कोर्ट में जाके अपनी बेल करा ले। हमारे दौर में ये होता था कि उसी वक्त रिजेक्ट का अनाउंस होता था, हम वही खड़े हुए मुलज़िम को पकड़ लेते थे। अब वो उसे घर भेज देते हैं और मौका फराहम करते हैं, फिर मुद्दई बेचारा फिर जलील होना शुरू हो जाता है। मियाँ साहब वाला केस था, उनके बच्चे वाला, उसमें वो बेल यहाँ से रिजेक्ट हुई, वो मौजूद नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद उसे हाई कोर्ट में मौका दिया गया, उसने हाई कोर्ट से बेल कराई और हाई कोर्ट में भी उसने फिर सरेंडर कर दिया, जिसकी वजह से उसकी बेल हो गई। तो ये टेक्निकल चीज़ें, इसलिए उन्होंने कहा जी क्योंकि वकला हैं, कहते हैं कि हमारे क्लाइंट भाग जाते हैं जी, हमें फ़लाँ होता है, ये होता है, तो हमारे सामने ना सुनाया करें। बाज़ का ये होता है कि वो जो मुलज़िम होता है वो तैश में आ जाता है
वो बदतमीज़ी भी करता है। वो बाज़ अवत जज साहबान को जिसको आप सज़ाए मौत देते हैं गालियाँ भी देने शुरू कर देते हैं। तो शायद उसका ये निकाला उन्होंने कि जी नहीं। तो ये हमारे पुलिस वाले करते हैं कि आप जिसको उन्होंने डिसमिस करना होता है उसे बताते नहीं डिसमिस। अच्छा, आपने पुलिस वालों के अंदर जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही तो की, लेकिन रिसेंटली हमने देखा पुलिस वालों के जो बच्चे हैं वो उनसे ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं। कराची का एक केस सामने आया कि एक पुलिस वाले का एसएसपी का बेटा जो है दूसरे पुलिस वाले का गिरबान पकड़ रहा है, उसको मारने लगा है। वीडियो वायरल हुई कोई 10-15 दिन पहले। अली, ये होता है ऐसा है कि इसमें जो आपके घर की तरबियत है ना उसका बड़ा दखल है। माँ, आपको पता है, पहली तरबियत गाह है, स्कूल जाने से भी पहले, फिर स्कूल है जी। अब स्कूल तो तरबियत गाह रहे नहीं, स्कूल में तो सब कुछ चल रहा होता है, पीछे चाक भी मारे जाते हैं उस्तादों को, उन्हें बदतमीज़ी भी की जाती है, मुंह पे बोला भी जाता है और कहा जाता है आज़ादी है। अब माओ के सामने भी बच्चे बोलते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि वालिद जो है वो टाइम नहीं दे पाता, तो क्योंकि वो टाइम नहीं दे पाते उनके बच्चे उनके कहने में नहीं होते, और फिर वो सख्ती भी करते हैं। जब आएंगे बच्चे सोए हुए हैं, अब्बा आएगा सुबह, उस वक्त बच्चे फिर सोए होते हैं, स्कूल चले जाते हैं, उठ के वापस चला जाता है। तो उनकी जो आपस की होती है ना एक प्यार मोहब्बत, वो नहीं हो सकी। मैं भी फील करता हूँ इस बात को कि मैं अगर अपने बच्चों को उनसे मैं पास उनके रहता तो वो ज़्यादा बेहतर होते आज से। इसमें कोई शक नहीं, मेरे बच्चे सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, उनकी माँ की तरबियत है। मैं होता तो शायद इससे बेहतर बच्चे होते हैं। तो क्योंकि बाप सर पे नहीं होता, बाप बाहर होता है, और फिर बाप के कारनामे भी आ रहे होते हैं, बाप की खबरें भी आ रही होती हैं, तो बच्चे फिर सीखते हैं, वो किसी ना किसी को आइडियल बनाते हैं। फिर आज के ज़माने में असला घर में पड़ा हुआ है, कभी असला उठा लिया, चरस अफीम शराब भी देख ली, बचपन में देख ली, ये सारा कुछ चल रहा है। फिर पैसा आना शुरू होता है, हराम का पैसा आ रहा है, और वो पैसा कहीं ना कहीं खर्च तो करना है, दिमाग ख़राब होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने अपने बच्चों को एक बात बताई थी, बेटा आपको कांस्टेबल भी रोके ना तो आपने खड़े हो जाना है, गाड़ी का दरवाज़ा खोलना है, उतरना है, सर करके बात करनी है, क्योंकि आपका बाप भी पुलिस में है। लेकिन यहाँ मेरे ख्याल में बड़े कम पुलिस अफसरान होंगे जो अपने बच्चों को ये कहते होंगे कि नहीं मैं भी पुलिस में हूँ तो आप ना करें। अब जो नूरी हैं उनके बच्चे भी नूरी हैं, जो नारी हैं जो वो जब एसपी बनते हैं तो उनके बच्चों का वैसे दिमाग ख़राब हो जाता है। सहूलतें बेतहाशा हैं, सरकारी गाड़ी हैं, सरकारी गाड़ियों में घूम रहे हैं, गनमैन भी हैं पीछे, गनमैन साथ है, किसी ने हाथ नहीं लगाना, तो दिमाग तो ख़राब होता है। जब फ़िरौनियत होगी तो वो रिएक्ट भी करेगी। उसके बाद वो यही आप देख लेना, किसी का गिरबान पकड़ लिया, किसी को गाली दे दी, एक्शन होता है इन पर या एक्शन नहीं होगा? वो माफ़ी तरला हो जाता माफ़ी है। वगैरह क्या होता है, माफ़ी तरला हो जाता है हमेशा। ये बच्चा था जी, अब बच्चा जो मर्जी कर ले जी, ठीक है, बच्चा है, जो फंस जाते हैं वो फंस भी जाते अच्छा, कराची का ये जो एसएसपी के बेटे वाला केस है, इसमें पुलिस वाले को कहा गया जो मौके पर था कि तुम मेरे बेटे से माफ़ी मांगो। हैं। ये उसने मांग ली होगी यार, उसने नौकरी बचानी नहीं है, क्योंकि जो कहते हैं यार मांग ले क्या फ़र्क पड़ता है जी। लेकिन यहाँ एक मैं बात मेंशन करूँगा, अभी इस्लामाबाद में एक एसपी थे, हमारे भी दोस्त थे, उन्होंने कत्ल कर दिया था पिछले दिनों, शायद आपने बिल्कुल। वो शाह साहब। जी जी, स्टोरी मेरी देखिए मैंने। मेरी उनकी दोस्ती हुई थी जब मैं 2014 में धरना ड्यूटी हम लोग कर रहे थे। उनको सजाए मौत सुना दी गई है। उनको भी सुना दी गई, उनके बेटे को उम्र कैद हुई है, उनके शायद दामाद को भी उम्र कैद हुई है। ये पूरा केस डिटेल में बताइएगा, क्योंकि मैंने तो अच्छा, हेडलाइन पढ़ी वो थी। इसका मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन कोई पैसों का लेन देन था बकौल उनके, और उस बच्चे को फिर अगवा करके ये ले जाया गया और वहाँ इसको अपने इलाके में, जो इनका इलाका है, वहाँ मार के लाश फेंक दी गई थी। फिर पता नहीं चल रहा था, आखिर एक जगह से कि शायद बस अड्डे से कोई उसकी सीसीटीवी फुटेज मिल गई, फिर वो होते 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 उन तक पहुँचे और फिर ट्रेस हो गए। पहले मानते नहीं थे और उसके बाद फिर उन्होंने मान लिया, लाश बरामद हो गई। इससे पहले भी इन पे इल्ज़ाम था मुबैना तौर पर, एक बच्ची जो पुलिस कांस्टेबल थी जिसके बारे में कहा जाता था कि जी उससे इनके रिलेशंस थे, और वो प्रेग्नेंट हुई है, कुछ ऐसा हुआ, ड्यूरिंग अबॉर्शन जो है उसकी डेथ हो गई, हॉस्पिटल से पहुंचाया गया था। उसमें फिर जो मुदई थे, ये भी पर्चा हो गया, तो एहसन यूनिस साहब वहाँ आईजी थे, वो भी पर्चा हुआ, लेकिन वो जो मुदई थे वो गरीब थे, उन्होंने सुलह कर ली थी और वो दब गया। लेकिन उसमें तो इन्हें सज़ा नहीं मिली, इसमें सज़ा मिल गई है। और मैं सुन रहा था उसमें, और ये भी इबरतनाक बात है जी, एक एसपी जो ये सारे काम करता रहा,
और उसके बाद उसे ये मिल गई, सज़ा मिल गई। ये हर जगह नहीं होता। अब हमारे वो जो उस्मान थे जिन्होंने अपनी बेटी और उसको मार दिया था डीएसपी ने, बिल्कुल। तो वो भी तो जेल में है। तो उस केस का क्या बना? वो उस निकल केस में जाएंगे? जो है वो मेरे ख्याल में जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है वो खुद इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा थे, और उन्होंने मुझे भी कहा था कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो वो मेरे ख्याल उसमें भी उसे सज़ा कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ मेरी खबर है कि वहाँ कोई सेटलमेंट भी चल रही है फैमिली के साथ? फैमिली के साथ। वो पैसे वैसे ले लेने हैं, उन्होंने कोई इतने अमीर आदमी नहीं है, तो वो भी पैसा हो जाएगा। अच्छा, हाल ही में एक और केस था, आपने भी कवर किया, फ़ारूक हुंदल वाला केस। गोलियां मार के मार दिया गया और फिर अपने सर पे ही खुद बट मार लिया। अच्छा, फ़ारूक हुंदल के साथ मेरी गपशप हुई थी जब मैं डीएसपी जड़ांवाला था 2009 में, और ये सीआईए में थे। तो हमें एक काम टास्क दिया गया था आईजी साहब की तरफ से, हमने इकट्ठा किया। फ़ारूक हुंदल वैसे जैसे वो जटका पुलिस अफसर नहीं होता, टिपिकल पुलिस अफसर, उसकी वही स्टाइल, पंजाबी बोलना, उर्दू इनको कम ही बोलना आता है, और लोगों में बड़ा घुल मिल जाना, क्राइम फाइटर भी कहा जाता है, सब कुछ कहा जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ यहाँ जो एक हमारे पुलिस वालों में एक फ़िरौनियत आ जाती है, जो रिटायरमेंट के बाद जो भी नहीं जाती। रिटायरमेंट के बाद भी मौजूद रहती है, और बहुत से पुलिस वाले मर जाते हैं जल्दी, कि वो शायद वो कर नहीं पाते, घर में भी आके वही हुक्म चलाते हैं। उसी तरह उनका दिल चाहता है कि जो सामने आए मैं उसे थप्पड़ मारूं, जो सामने आए मैं उसे बेइज्जत करूं, गाली दूं। तो अब ट्रेंड चेंज हो जाता है। रिटायर सब जो लोगों को पता होता है कि ये रिटायर हो गया, तो फिर आपको रिटायर लाइफ गुजारनी चाहिए। मैं अपनी सर्विस में 5 साल पहले मैंने रिटायरमेंट तस्लीम कर ली थी कि मैं रिटायर हो गया जी, अब मैं रिटायर्ड हूँ। तो मैंने पहले अपनी पॉलिसी बना ली थी कि किसी को कुछ नहीं कहना। पहले भी मैं ये गाली गलोच कम ही क्या करता था। इस दफ़ा भी वो उनके हमसाए हैं, चद्दड़ ही हैं वो, और वो आए हैं, उनकी कोई भैंस, ये बैठे हुए थे वहाँ, फ़ारूक हुंदल साहब, गंदम उनकी हो रही, कटाई निकल रही थी, भतीजा इनका साथ था। थ्रेशर लगा हुआ था, इनका कोई भतीजा भांजा साथ था, और उसकी गन गाड़ी में पड़ी हुई थी। तो वहाँ जब ये भैंस अंदर गई है तो वो गया, तो आगे से उसने वो बात ऐसी, इसने गाली दी है, तो उसने कहा जी इसके मसीह चढ़ाई है, ये मस्जिद ते नहीं वड़ गई मांझी जेरी मेरी। तो उस पर फिर वो उसने मारना शुरू कर दिया स्टिक से उस लड़के को। तो उस लड़के ने फिर कॉल की है। तो कॉल के बाद कहा यह जाता है कि वो ये 3-4 लोग जो आए हैं, अब यहाँ दो मुतज़ाद किस्म की हैं। जो फ़ारूक हुंदल पार्टी है वो कहती है कि जी वो मुसल्ला बा कुल्हाड़ी, वो आया और आते ही उन्होंने उसके सर में कुल्हाड़ी मार दी, और जनाब जिस पे इसने कलाशन कोश निकाल के फायरिंग कर दी। मेरा उसमें बड़ा क्लियर है, हालांकि वो मेरा पुलिस अफसर है, मुझे उसकी वो करनी चाहिए, लेकिन जहाँ क्लियर बात होती है, क्लियर होती है। 2 चीज़ों का उनके पास जवाब नहीं है। फ़ारूक हुंदल अब जुडिशल चला गया है, 14 दिन या 13 दिन रिमांड जिस्मानी पे रहा, उसका भतीजा भी रिमांड, उसने कलाशनकोव की रिकवरी भी करा दी। अब कुल्हाड़ी जो है, अगर वो बड़े प्यार से भी मारी जाए, कुल्हाड़ी का वजन होता है, वो तो आधी कुल्हाड़ी बंदे के सर में चली सर खुल जाती है। जाएगा। कुल्हाड़ी प्यार नहीं करती आपसे कि कुल्हाड़ी चीड़ देगी। चीर करे। ये शार्प एज्ड कोई छुरी वुरी से ज़ख्म लगाया हुआ है, और उसको डॉक्टर्स ने भी लिख दिया है कि फैब्रिकेटेड हो सकती है, कैन नॉट बी रूल्ड आउट। अब दूसरा ये है कि मरने वालों के जिस्म पे कुल्हाड़ी के वार भी हैं, मरने वाले के जिस्म पे कुल्हाड़ी के वार हैं, और एफआईआर में मेंशन भी है। एफआईआर में मेंशन है। भाई अब अगर कुल्हाड़ी के वार हैं तो फिर कुल्हाड़ियाँ उसको किसने मारी? कलाशनकोव का एक ब्रस्ट जो है वो मारा गया, जिसमें तीनों गिर गए, एक ज़ख्मी था, एक भाग गया, जिसके हाथ में वो कहते हैं गोली लगी, लेकिन हाथ गोली नहीं लगी, कुछ और लगा है। उसमें फायर आर्म नहीं आया मेरे ख्याल में, या आया मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता। तो ये जो हैं फ़ारूक हुंदल साहब, जब वो आए गाली गलोच शुरू हो गई, तो फिर वही गुस्सा जो था उनके भतीजे में उनसे ज़्यादा था। फ़ारूक हुंदल जहांदीदा आदमी है, मैं नहीं समझता वो इतना एक्ट कराता। वो गया, उसने कलाशन उठाई और सीधा ब्रस्ट उसने पाँव में मारा है। कलाशनकोव या पिस्टल जो चलाते हैं उनको शायद इस बात का अंदाज़ा है, बाकियों को नहीं पता। जब फायर होता है ये गन यूँ ऊपर जाती है, अगर आप पाँव में मार रहे हैं तो चलते हुए थोड़ी सी ऊपर जाएगी। तो ये उसी लिहाज से ये ऊपर गई है और वो हिट किया है। हो सकता है उसने डराने के लिए किया हो पाँव में, लेकिन डराने के लिए भी किया, जान तो चली गई ना 3 लोगों की। फिर अभी बड़ी कोशिशें हो रही हैं, कुछ सुलह की कोशिशें हो रही हैं। फिर इनको गिरफ़्तार तो पहले दिन ही हो गए थे, फिर इनको जेल भेज दिया गया, गिरफ़्तारी डाली गई। इन्होंने भी अपना बयान दिया, इन्होंने वही बयान दिया कि जी वो हमलावर हुए। अब मेरी समझ से बाहर है कि कुल्हाड़ी वाले बंदे ऐसे लोगों पे हमलावर हों जो एसपी रिटायर्ड है,
जिनको और उसके सिर्फ एक साथ चोट आई और अगले एक 3 चोट मारे आई गए। और उसके 3 मर गए। तो ये फिर स्टोरी हमें लग रही है, लेकिन ये वही जो है ट्रेनिंग ना होना, फिरौनियत होनी, ख़ुद को फ़िरौन समझना, ख़ुद को सुपीरियर समझना, वो आज भी कायम है। आप किसी डीएसपी, एसएचओ, एसपी, डीआईजी के कमरे में बग़ैर इजाज़त के दाखिल नहीं हो सकते। आप किसी कमरे में बग़ैर चिट के दाखिल नहीं हो सकते। आज भी किसी का दरवाज़ा खुला नहीं है। सब कहते हैं हमारा दरवाज़ा खुला है। आज भी किसी से अंदर जाके आप हाथ नहीं मिला सकते। अच्छा, ज़्यादा फिरौनियत किन में होती है, रैंकर्स में ही है ये जो पीएसपी है? ये सब में भी है, सब में है। स्टाइल डिफरेंट है। जो निचले लेवल पे है वो अपने हिसाब से है, एजुकेशन के हिसाब से है। जो ऊपर हैं वो तो यार ख़ुद को, वो जो हैं एएसपी साहबान, वो तो समझते हैं हम अलहदा ही कौम हैं। बैरोक्रेसी अगर आप देख लें, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, अब असिस्टेंट कमिश्नर साहब को आप जाके मिल के दिखा दें, नहीं मिल सकते आप। मोस्टली ख़वातीन लगी हुई हैं, वो भी टिकटाकर। आप टिकटाक की बात करते हैं तो वो भी तो टिकटाकर हैं। वो भी करोड़ों की गाड़ी से उतर के आ रही होती हैं और आलू चेक कर रही होती हैं, और उनकी फिरौनियत भी तो वही है ना। और मैं ये समझता हूँ कि पुलिस से ज़्यादा, इसमें हमने अलहदा एक ब्लॉग करना है, प्रोग्राम करना है, पॉडकास्ट। पुलिस से ज़्यादा करप्शन आपकी इसमें है, जो तहसीलदार हैं। एक तहसीलदार साहब पकड़े गए हैं अभी, 10 लाख उन्होंने मांगे हैं। उन्होंने कहा भाई 3 ले लो, उसने कहा नहीं पूरे 10 लूँगा। कोट राधा किशन में रेड हुआ, तहसीलदार साहब भी पकड़े गए, उनके क्लर्क भी पकड़े गए, और उनकी बैक पे फिर वही सियासतदान है। बार बार उधर ही लग रहे हैं। जब पैदा हुए थे यहीं थे, यहीं पटवारी बरदे हुए, यहीं नायब तहसीलदार, यहीं तहसीलदार, तो उनकी कब्रें यहीं बननी चाहिए, उनके मज़ार भी यहीं होने चाहिए। तो यार यहाँ तो अली बस अजीब हालात हैं। फिरौनियत, जब तक हम खुद को पब्लिक सर्वेंट नहीं समझते। मैं अपनी बात करूँ, मुझे तो किसी ने नहीं कहा था कि जब तुमने जाना है तुम गर्दन में सरिया डाल के जाओगे। ट्रेनिंग में तो किसी ने नहीं बताया, मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं सिखाया कि तुम्हारी गर्दन में सरिया लाजमी होना चाहिए। लेकिन जब मैं फील्ड में आया तो मैंने ये देखा कि गर्दन में सरिये के बगैर आप चल ही नहीं सकते। गर्दन में सरिया होगा तो लोग आपसे डरेंगे। आप किसी को थप्पड़ मारेंगे तो लोग डरेंगे। आप इतना तशद्दुद करेंगे तो लोग डरेंगे। लोग आपका नाम हलाकू खान रखेंगे। हम करते रहे हैं तशद्दुद, मैंने बड़ा तशद्दुद किया है, लेकिन वो तशद्दुद चोरों डाकुओं पे होता था। हम करते थे चोरों और डाकुओं को डराने के लिए, ना कि चोर डाकू बनने के लिए। ना कि चोर डाकू बनने के लिए, मंशात फरोश बनने के लिए। हम किसी आम बंदे पे तशद्दुद नहीं किया करते थे इसलिए कि हम लोगों से पैसे लें। आज तशद्दुद इसलिए किया जाता है कि लोगों से पैसे लिए जाए, थप्पड़ मारा जाता है, बेइज्जत किया जाता है। तो जब तक ये ट्रेनिंग इनकी बेहतर नहीं होगी, जब तक पुलिस से सियासत नहीं निकलेगी, पुलिस इसी तरह रहनी है। अच्छा, लेकिन अभी जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे दूसरे पुलिस अफसरान या आपके जूनियर्स वगैरह, वो तो ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि आप जब अपने टाइम पर थे आप भी तो ऐसे ही थे, अब आप रिटायर्ड हो गए हैं तो आपको एहसास हो गया। यार मैं हमेशा कहता हूँ बड़े सवालात होते हैं, कमेंट्स बड़े आ रहे होते हैं, बड़ा फिरौन था अपने वक्त में, मैं था। लेकिन मैं बड़ा क्लियर करके बता रहा हूँ, जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही मैंने किसी गरीब को लितर नहीं मारे। यार चोरों बदमाशों के लिए तो मैं कहर था, मैं खुद मान रहा हूँ। जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही पूछ ले, मेरे इलाके में चोरी नहीं होती थी, बहुत कम चोरी होती थी। और जिसने कर ली मैं ऐसी की तैसी फिरता था, फिर मैं उन्हें माफ़ तो नहीं करता था। लेकिन आज तो आप खुद चोरियाँ करा रहे हैं। और पिछले दिनों एक थानेदार पकड़ा गया, खुद ही वो भैंसे चोरी करा के खुद ही सब कुछ करा रहा था, उसके डेरे पे आती थी माल। तो आपका तो आपने, और दूसरी बात जो आपने कही कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो मैंने किया मैं गलत कर रहा था, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मुझे किसी ने नहीं समझाया अजीज साहब पैसे नहीं लेने, मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुमने लितर नहीं मारने। मैं तो बता रहा हूँ ना यार, ना मत करो। मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है, मैंने पैसे नहीं कमाने। यार मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि आप मत करें, गलत है ये। अब वो दौर नहीं है, हर हाथ में कैमरा है, आपकी एक एक मूवमेंट जो है वो नज़र आ रही है। एक्सपोज हो जाएंगे, आप एक्सपोज होते हो, आप पैसे चेक की सूरत में ले रहे हो, आप पैसे जो है अपने नाम ट्रांसफ़र करा रहे हो, शादियां भी कर रहे हैं शादियाँ मंशियात कर रहे फरोशों हो, से। हैं मंशात फरोशों से शादियाँ कर रहे हो। तो मैं तो इसलिए कर रहा हूँ ना, आपका सवाल बिल्कुल सही है, मैं आप भी तैयार हूँ। मैं तो अपनी बुक में भी मानता हूँ, मैं रोज़ाना मानता हूँ कि यार अल्लाह मुझे माफ़ करे जो मैंने गुनाह किए, जो गलत किया।
यहाँ कितने रिटायर्ड लोगों में जुर्रत है जो इस तरह मेरी तरह बैठ के बात करते कोई हैं? भी नहीं। चले आप मुझे बता दें। मैंने बड़े लोगों से बात की ऑफ द रिकॉर्ड, बड़े पुलिस अफसरान हैं जिनसे मेरा राब्ता वगैरह है, किसी में हिम्मत नहीं है कि कैमरे के सामने आकर मान ले कि उसने ये कुछ किया हुआ है। केसेस नहीं बताते अपने तो यार मैं तो बताता कि हूँ guilty उसमें ना हो जाए। ये मुझे गिल्ट है, ये मेरा रिग्रेट है, यहाँ मैं गलत था, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे पैसे नहीं लेने चाहिए थे। लेकिन मैं साथ ये भी तो कहता हूँ कि जब मैं पैसे नहीं लेने की कोशिश करता था, मैंने पूरा 1 साल निकल गया पुलिस से कि मैं ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारूंगा, मैं नहीं गुजार सका। मैंने अपनी बिज़नेस शुरू किया, बिज़नेस में बेईमानी कराते थे मुझसे। बिज़नेस मैंने वो सर्जिकल कॉटन बैंडेज बनानी शुरू की, तो वो मुझे 9 रुपये पड़ती थी। मैंने कहा 10 में बेचूंगा कॉटन, और कॉटन रोल जो होता है, तो छोटा सा यूनिट था, उस वक्त 5 लाख में लगा था, वो भी लोन लिया था मैंने स्मॉल इंडस्ट्रीज से, उससे मैंने लगाया। अब लोग कहते हैं कॉटन फैक्ट्री लगाई हुई थी, वो छोटा सा यूनिट था सर्जिकल कॉटन बैंडेज का। अब जब मैं बेचने गया, उन्होंने कहा जी ये तो सर हम तो नहीं लेते, हम तो ये 8 रुपये में लेंगे। और मैंने कहा यार 9 रुपये में मुझे पड़ रहा है, मैं तुम्हें 8 रुपये कैसे दे दूँ? तो उन्होंने कहा सर बड़ा आसान है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा सर ये 200 ग्राम है। मैंने कहा हाँ। 150 ग्राम डालें, इस पर 200 ग्राम लिख दें। बैंडेज जो आपकी 5 मीटर है, 2.5 इंच ज़रबे 5 मीटर है, 2.25 ज़रबे 4 मीटर कर लें। आपकी बचत हमारी बचत। तो मुझे बताएं वहाँ मैं क्या करता? तो मैंने फिर सोचा यार इस कमीनगी से तो वही रिश्वत लेना बेहतर है। और वो रिश्वत जो है वो आप लोग भी तो हमें अपनी मर्ज़ी से दे रहे होते हैं। और इससे हट के मैंने एक कसूरवार कौन लिखा था, एक हमारे एसएसपी थे, तो वो गेस्ट में निकले हुए थे, मैं भी था। तो मेरी गाड़ी के टायर फट गया, अब स्टेपनी भी नहीं थी, तो मैंने गाड़ी खड़ी कर दी और मैंने कंट्रोल को बताया कि जी मैं गाड़ी का टायर ब्रस्ट हो गया, इस वक्त रात का टाइम है और मैं टायर नहीं मिल सकता, तो मैं गेस्ट प्राइवेट गाड़ी पे कर रहा हूँ, छोटे सेट पे। तो जहांगीर साहब निकले, जहांगीर एसएसपी डीपीओ जो उन्होंने कॉल की कि खालिद किधर है, खालिद सदर। तो उन्होंने बताया सर उसके पास छोटा वायरलेस सेट है और गाड़ी का जो टायर ब्रस्ट हो गया। तो उन्होंने हुक्म दिया वहीं से, उन्होंने कहा जी उसे कहो कि वो टायर डलवाए, अगर 1 घंटे में टायर नहीं डले तो फिर वो सस्पेंड है और लाइन हाजिर है। टायर उसने अपनी जेब से डलवाने? डलवाए जनाब फिर हमने, और मैंने फिर किसी ज़िम्मेदार को कहा फ़ोन करके, मैंने कहा चौधरी टायर डलवा दे। तो साथ मैंने अपनी गाड़ी का टायर भी डलवा लिया, तो चौधरी ने फिर मुझसे बंदा छुड़वा लिया। तो यार कौन कसूरवार है मुझे इसे बताएं? ऊपर से नीचे तक सारे सब भी एक है। वो कहते हैं जी फलां जगह जाके कराची रेड कर रहा हो, अभी किस हवाई जहाज़ पे जाएगा गरीब? एक एएसआई या सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल साथ लेगा, गाड़ी लेगा, कराची जाएगा, बस पे जाए यार, तो उसके कितने पैसे खर्च होंगे? वो कहाँ से आते हैं? इन्वेस्टिगेशन फंड्स करोड़ों रुपए हैं, खुद खा जाते हैं। पिछले दिनों बेचारा एक सब इंस्पेक्टर चीख रहा था फैसलाबाद वाला, वो मैंने व्लॉग भी कर दिया था। उसने कहा सर हम तो शर्मिंदा हो जाते हैं जब हम भीख मांगते हैं मुदई से कि जी हमें पैसे दो। अब कत्ल में 50,000 तक आप ले सकते हैं, इसी तरह डकैती में है, इसी तरह बाकी जराइम में इन्वेस्टिगेशन फ़ंड आता है। फ़ंड कब मिलता है? जब आप सब कुछ कर लोगे, उसके बाद बिल बनाओगे, बिल बनाने के 3 महीने बाद आपको फ़ंड मिलेगा। तो यार वो 3 महीने मैं पैसे कहाँ से लाऊं? 50,000 चलान सेटअप करने जाते हैं, आगे वो मांगते हैं, कत्ल का 50,000 मांगते हैं, आपके प्रोसिक्यूटर्स मांग रहे होते हैं तो सेंटअप कोर्ट के लिए। मतलब पुलिस वालों को रिश्वत देनी पड़ती है। दे रहे हैं बेचारे, सर पीटते हैं। बेचारे तो ना गए ना। ओ यार नहीं तो फिर क्या करें मुझे बताएं ना। आप बंद कर दें ये सब कुछ, आप उन्हें पहले पैसे देना शुरू कर दें। कत्ल की जो तफ्तीश शुरू करता है उसको 50,000 पहले दे दें, डकैती की जो कच कर रहा है उसको पहले दे दें। प्रोसिक्यूशन को कहें भी हम आपको किस चीज़ के बातें दें, कभी मीटिंग कर लेना आईजी साहब बुला के प्रोसिक्यूटर जनरल से कि भाई किस चीज़ के पैसे मांग रहे हैं। कोई मानने को यहाँ यार जो प्रोसिक्यूटर्स के वो नैब कोर्ट हैं, वो जो उनके क्लर्क हैं, उन्होंने होंडा सिविक रखी हुई है नई नई। मैं दिखाता हूँ लाहौर का जो प्रोसिक्यूटर उसका क्लर्क है, मुझे बड़ी इतलात आती हैं। ऐसे ही है। मेरे सामने आके बैठ जाएं ये प्रोसिक्यूटर, ये कहें हम नहीं लेते पैसे। आप जिस थानेदार को कहेंगे ना उसके पीछे छुरी होती है। सीसीपीओ साहब ने आजकल पूरा दिया होता है उनको कि जी जाओ जमा कराओ चलान, और में ऑनलाइन आपने स्लिप भेजनी है, वो करेगा वो कहीं ना कहीं से। वो किससे लेगा? वो शहरियों से, शहरियों से, मुदई से। वो किसी नाके पे खड़ा होकर लूटेगा, वो किसी तफ्तीश में जलील करके पैसे लेगा, या इसी तरह किसी पिंकी से लेगा। वो मांगेगा, मंशात फरोश के पास जाएगा,
वो किसी प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे पे जाएगा, वो गेस्ट हाउस में जाएगा जहाँ पता है उसको गलत काम हो रहा है। अब मज़े की बात यह है कि जो मंथली है वो SHO लेता है, निचले लेवल पे मंथली नहीं होती, लेकिन ऊपर से नीचे जाती है या नीचे मंथली से ऊपर जाती है? नीचे से ऊपर जाती है। अच्छा। अब तो डायरेक्ट हो यार, जो मुझे बताएं, लाहौर की, हमारे इलाके में तो चलो तबादले होते हैं, लाहौर पुलिस में जो कांस्टेबल भर्ती होता है यहीं इंस्पेक्टर होता है, लाहौर के जो ASI थे यहीं SHO हुए, लाहौर के जो इंस्पेक्टर डायरेक्ट भर्ती हुए यहीं SP हैं। उन्हें तो एक एक बंदे का पता है यार कौन क्या करता है। और अब भी जहाँ उनकी पोस्टिंग होती है, सिविल लाइंस आपका बड़ा मशहूर है, जहाँ बहुत ज़्यादा गेस्ट हाउसेज हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा काम होते हैं, होटल्स भी हैं ऐसे जहाँ काम होते हैं, गालिब मार्केट में है, वाले गुलबर्ग मार्केट में है। और फिर आपकी जितने ये होटल्स हैं 5 स्टार जहाँ शराब बिकती है, वहाँ बाहर मुहाफिज वाले खड़े होते हैं, खुद भी ले रहे होते हैं, उनका काम पकड़ना होता है। बिल्कुल। एक बोतल खुद लेनी है, बाकी जो उन्होंने करना होता है। तो आवे का आवाई, चाहे पब्लिक है चाहे पुलिस है, हम सब एक ही कश्ती के सवार हो गए हैं जी। ऐसे। अवाम भी चीखती है, पीटती है, बोलती नहीं, देती भी है। आज भी मज़े की बात यह है क्योंकि पकड़ा जाए नाके पे या तो वो किसी पुलिस वाले से आपकी बात कराएगा कि मेरा चाचा फलाना जी, वैसे गालियाँ निकालेगा। तो हमें ठीक करना पड़ेगा। पुलिस को पोलिटिसाइज मत करें, पुलिस को अलहदा कर दें, उन्हें मौका दें ठीक होने का, उनकी ट्रेनिंग बेहतर करें, उनके आर्स बेहतर करें, फिर कोई गलत करता है फांसी दें। अच्छा, जो मेरा पहला सवाल था जिसमें कंपैरिजन किया था हमने चारों सूबों की पुलिस का, नंबर 1 पे बता दें अगर रैंक करें कौन सी बेहतर है? यार खैबर पख्तूनख्वा। गैरतमंद है इसलिए? हाँ, नहीं, इसके अलावा भी मैंने खुद विज़िट किया, 1-2 दफ़ा मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। करप्शन कम है? उनका एटीट्यूड अच्छा है बहुत। मैंने रास्ता पूछा एक ट्रैफिक वाले से जिसने कंधे पे कलाशनकोफ रखी हुई थी, और इस वक्त सबसे ज़्यादा शहादतें खैबर पख्तूनख्वा में हो रही हैं। ये तो खबरों में नहीं आती ना, यहाँ तो 1-2 हो जाएं, अल्लाह ना करे तो यूं होता है। खैबर पख्तूनख्वा की तो खबर ही नहीं आती। अभी 15 जवान शहीद हुए, एक चौकी को उड़ा दिया गया, बाहर वो रात को निकल नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनके हौसले जवान हैं, वो बेहतर काम कर रहे हैं। इस वक्त उनके जो IG हैं वो बहुत अच्छे अफसर हैं, जुल्फ़िकार हमीद साहब, मैं हमेशा उनकी तारीफ़ करता हूँ। वो वेलफेयर के बहुत काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो हालांकि मैं पंजाब पुलिस का हिस्सा हूँ, हमारी पुलिस ठीक नहीं है थी। और इसी तरह सिंध का तो कोई हाल ही नहीं है। बलूचिस्तान पुलिस भी बस एम ही है। खैबर पख्तूनख्वा मैं समझता हूँ बेहतर है, चाहे मेरे अब दोस्त नाराज़ भी होंगे मुझसे, लेकिन मैं उसे बेहतर कहता हूँ क्योंकि उनका रवैये उनके बहुत अच्छे थे। वो इस टाइप की हरकतें नहीं करते जो हम कर रहे हैं। उन्हें कहा भी गया कि आप करें, उसके बावजूद अगर कोई ना करे, औरतें ना उठाए, बच्चे ना उठाए, तो यहाँ तो आपके सामने है। सर, आज का वैसे पॉडकास्ट देख के ना शिकवे बड़े आने हैं, आपको बहुत फ़ोन आने हैं पुलिस वालों के? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी फ़ोन आते रहते हैं, सर्विस के दौरान भी आते थे, अब भी आएंगे। मैं हक सच की बात करता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। अगर हाँ किसी को लगता है कि इसमें कुछ गलत है, आ जाएं आपके प्रोग्राम में, हम इकट्ठे बैठ के कर लेंगे, वो सवाल करें, बिल्कुल डन मैं है। जवाब दूंगा। अगर मेरा सवाल कहीं, मैं सॉरी कर लूँगा जी, माजरत कर लूँगा। डिबेट कर लें साथ। और दूसरा, ये मेरी ज़ाती राय है। देखें, ये सारा प्रोग्राम मेरी ज़ाती राय है ना, इसमें किसी और की राय तो नहीं है। हो सकता है मैं गलत हूँ, आपके अपने एक्सपीरियंस है, मेरा जो आपने experience, देखा, जो मेरी महसूस पूरी किया। ज़िंदगी में जो कुछ मैंने देखा, जो अब देख रहा हूँ, शर्म आती है ख़ुद को पुलिस वाला कहते हुए। अब तो वाकई शर्म आती है, जो हरकतें हम कर चुके हैं सिर्फ पैसे के लिए और नौकरी बचाने के लिए, नौकरी बच जाए और पैसा मिल जाए। आपने भी अपने टाइम पे खिलाया अफसरान को? यार ये क्वेश्चन बड़ा अजीब है। उस वक्त दौर कुछ और था, अब कुछ दौर है और है। उस वक्त पुलिस अफसरान लेते थे, बहुत से, सारे नहीं लेते थे, लेकिन कुछ ओपन भी थे जो मंथली लिया करते थे। हम देते रहे जी, उनको देते रहे। यकम को वो आ जाता था, उनका जो कारिंदा है जी पैसे दें, और अपनी तनख्वाहें उठा के हम देते थे। होता रहा ये, लेकिन अब फंड्स इतने हो गए हैं कि उन्हें आम लेने की ज़रूरत नहीं। कोई बहुत घटिया DPO या होगा जो डायरेक्ट पैसे पकड़ता होगा पुलिस वाले से। अब और बड़े तरीके हैं जी, फटीक दे दें। जो लोग इर्द गिर्द आपके होते हैं ना, वो, मैं उन्हें कहता हूँ कच्चा बस्ता। मैंने इस पे व्लॉग भी किया था कि कच्चा बस्ता देने वाले बड़े हैं। SHO है तो उसे कच्चा बस्ता देने वाले देहाती थाने पे लगा है, तो वो लाएगा जी घी, राइस, गंदम, साथ में देसी मुर्गियाँ, वो कि सर मैं दावत देने आया हूँ।
तो यहाँ तो अब आईफोन 17 से शुरू होता है। आपके इर्द गिर्द जितने आप देखें ना, यूं ही बैठे होते हैं। कभी आपको इत्तेफाक हो पुलिस अफसरान के पास, डीएसपी के पास, एसएचओ के पास कोई दो बंदे ऐਵੇਂ बैठे होंगे, सिगरेट पी रहे होंगे, कभी इधर देखेंगे कभी इधर देखेंगे, टांग पे टांग चढ़ी होगी। और वो जब आप जाते हैं आपको बड़ी निगाहों से देखते हैं, मैं बड़ा जनाब बड़ा मैं चौड़ा होकर बैठा हूँ। वो वही लोग होते हैं जो उनके स्पॉन्सर होते हैं, जो उनको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, उनको तोहफे ला के दे रहे हैं, उनकी अयाशी का सामान बना रहे हैं। शाम को अगर कोई साहब और रंगीन मिजाज हैं तो उनकी रंगीन मिजाजी पे भी ये उनके मुआविन साबित होते हैं। वो अगर कोई कहता है ये गलत है, आ जाए, मैं तो अभी तैयार हूँ, मैं कहता हूँ आ जाए। अभी सारे ये जहाँ शाम को मोस्टली पुलिस वाले जो हैं फार्म हाउसेस पे होते हैं, दौरान गश्त फार्म हाउसेस पे होते हैं। मैंने अक्सर देखे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिस पे कोई अमीर बंदा भी जाने से पहले सोचता है, वहाँ पर पुलिस वालों का मुफ्ता लगता है। नहीं, मुफ्ता तो वो एक हमारे साथ ही वो यहाँ है जाकिर टिक्का। वो अक्सर मैं अपनी मिसेस के साथ बैठ के ना, तो कभी कभी एक प्लेट टिक्का खाता हूँ गाड़ी में बैठ के। तो वो यही आपके जो पुलिस वाले हैं, वो 2 दफ़ा मोटरसाइकिल पे आए, अंदर गए, सलाम किया, फिर बैठ गए, इतनी देर में उनका खाना पैक दे दिया गया। और मैंने गौर किया पैसे किसी ने नहीं दिए। ऐसे ही है, मैंने अपनी आंखों अच्छा, से मैंने देखा। वो जो लड़का था ना वेटर, वो आया मेरे पास, उसे तो नहीं पता मैं कौन हूँ। मैंने पूछा उससे, यार ये क्या है? तो उसने गाली भी दी, उसने कहा सर ये मुफ्त लेन देन। तो मुझे बड़ी शर्म आई कि ये, लेकिन ये सब हो रहा है, होटल्स वाले अलहदा चीख रहे हैं। फिर आजकल ये जो पाबंदियाँ लगी हुई थी, इसमें बड़ी मौजें लगी हुई बहुत थी हमारे दिहाड़ियाँ भाइयों लगी। की। तो उसमें पैसे लिए जा रहे थे, कुछ 10 मिनट ऊपर हो गया तो फिर उसको जुर्माना। और इसको छोड़ें, आप पुलिस को, पीरा वाले जो हमारे हैं वो इतने एक्टिव हो इस गए पर तो हैं। हम पूरा एक वो शो करेंगे। करें उस पर, पीरा पीरा पर। पे हम करेंगे कि पीरा वालों ने क्या लुट मचाई हुई है। और वो टिकटॉकर तो अलग पुलिस बन गए। वालों से ज़्यादा जनाब वो जालिम हो गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमें तो बनाने वाले जो हैं वो हैं, वो नूरियों के भी बादशाह हैं, तो हम हैं जी। तो पीरा पे ज़रूर बात करेंगे जी। इंशाल्लाह।